हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम रॉयल्टी और लीजेज अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए रॉयल्टी और लीजेज अकाउंट को हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क और पट्टे संबंधित खाते। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रॉयल्टी को हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क। तो देखिए ये जो वर्ड है रॉयल्टी, ये आखिर किस मीनिंग में यूज़ किया जाता है वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए द वर्ड रॉयल्टी इज़ used to the mean the sum payable by one person called lessee to the other person called lesser for using the right। ठीक है, ये जो वर्ड है ये किस टर्म में यूज़ किया जाता है, जिसमें कोई एक पर्सन जो कि क्या कहलाता है, लीजी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, किराएदार। ठीक है, और दूसरा इंसान जिसे हम क्या कहेंगे, लीजर, जो कि क्या होगा, पट्टेदार होगा या लैंडलॉर्ड होगा। तो एक कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे पर्सन से कोई चीज़ लेता है तो उस चीज़ को यूज़ करने के बदले में जो अमाउंट पेड करता है उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लीज अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक लीजी होगा और एक लीजर होगा। ठीक है, दो इंसान होंगे इसमें, जिसमें जो लीजर होगा अपनी कोई चीज़, अपने जो लैंड है या कोई भी असेट्स है वो यूज़ करने के लिए देगा लीजी को, तो उसके बदले में वो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पेड करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपके रॉयल्टी। अब देखिए इसका जो और मीनिंग देखें तो द टर्म रॉयल्टी एक्सप्रेस an amount payable by one person in return for some special right or privilege conceded to him by other person। ठीक है, अब देखिए वर्ड जो रॉयल्टी है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई राइट ट्रांसफ़र किया गया है, कुछ अधिकार दिया गया है, कुछ चीज़ को यूज़ करने का उसको राइट दिया गया है। तो जैसे सपोजिवली कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, ए ने बी को कुछ यूज़ करने के लिए दिया अपना। ठीक है, तो इसने ए ने अपना राइट ट्रांसफ़र कर दिया बी को, तो बी इसके बदले में इसको कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा। तो वो जो अमाउंट पे करेगा ना किसी राइट को यूज़ करने के बदले में, ठीक है, स्पेशली किसी के राइट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी के अधिकार को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो अमाउंट पेड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं, अधिकार शुल्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये अधिकार शुल्क वाला मैटर होता है जिसमें लीजी जो होते हैं, जो लीज अकाउंट जो होते हैं या लीज वाले जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं उसमें दो पार्टीज होती है। ठीक है, एक होती है पार्टी लैंडलॉर्ड जिसे हम लीजर भी कहते हैं और हिंदी में उसे पट्टेदाता बोलते हैं, जो मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का क्या होगा, स्वामी होगा। ठीक है, कोई चीज़ उसकी होगी वो इंसान क्या कहलाएगा, पट्टेदाता कहलाएगा। जैसे सपोजिवली लैंड का अगर हम एग्जाम्पल ले तो जिसकी लैंड है, जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कहलाएगा, आपके लीजर कहलाएगा। और सेकंड जो पार्टी होगी वो होगी लीजी, जो कि क्या होगा, पट्टेदार होगा, किराएदार होगा। ठीक है, ये उससे क्या करेगा कि कोई लैंड किराए पर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टीज होगी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि किसी की कोई चीज़ यूज़ करने के बदले में अगर हम उसको कुछ देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। तो एकदम इसका जो मीनिंग निकलता है अपने दिमाग में वो एक रेंट जैसे निकलता है कि जैसे तो रेंट पेड कर दिया हमने, अगर किसी की कोई चीज़ हमने यूज़ की है किसी की, तो उसके बदले में जैसे हमने रेंट पेड कर दिया। तो रॉयल्टी कई बार हमें रेंट के सिमिलर लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इन दोनों में बेसिकली कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है देखते हैं हम अभी। देखिए रॉयल्टी और रेंट बोथ आर पे टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द मेकिंग यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, अब देखिए दोनों जो चीज़ें हैं, रॉयल्टी हुई या रेंट हुआ, दोनों ही चीज़ें जो है वो किसी चीज़ को यूज़ करने के बदले में उसके ओनर को दिया जाने वाला क्या है, अमाउंट है। ठीक है, रेंट भी हम क्या करते हैं, किसी की कोई चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं। ठीक है, और रॉयल्टी भी सेम उसी तरह से यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। तो देखिए क्या डिफरेंस है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो रॉयल्टी इज़ पेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और अमाउंट ऑफ सेल्स। सबसे पहली बात तो यह है कि जो रॉयल्टी है वो कैसे पेड की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और अमाउंट ऑफ सेल्स। मतलब हम जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना हम सेल करेंगे, उसके बेस पे हम रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे। वेयर एज द रेंट इज़ पेबल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, जबकि जो रेंट है वो टाइम के बेसिस पे पेड की जाती है, जैसे एज़ पर डे, एज़ पर वीक, एज़ पर मंथ। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो किसी की, तो पर मंथ उसको किराया दे रहे हो। ठीक है, पर मंथ रेंट दे रहे हो, तो रेंट जो होगा वो किस पे, टाइम के ऊपर बेस करेगा, जबकि जो रॉयल्टी है वो प्रोडक्शन और सेल्स पे बेस करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने किसी का कोई राइट यूज़ करने के लिए लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट।
रेंट इज पेड फॉर द यूज ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड एज वेल एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो देखिए रॉयल्टी जो है वो टेंजिबल असेट्स के लिए भी यूज़ आता है जैसे लैंड के लिए, और इंटेंजिबल असेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर हम किसी का यूज़ करने के लिए ले रहे हैं और बदले में हम उसको कुछ दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड रॉयल्टी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो रेंट है, वेयर एज द रेंट इज पेड ओनली फॉर द यूज़ ऑफ, ये रेंट जो होगा वो किसके यूज़ के लिए होगा, टेंजिबल प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए होगा। ठीक है, जो रेंट वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल प्रॉपर्टी जो होगी, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या किसी का फर्नीचर, किसी की मशीनरी, प्लांट वगैरह यूज़ किया हमने, तो उसके बदले में जो हम किराया देते हैं तो वो किराया जो कहलाएगा वो रेंट कहलाएगा। ठीक है, तो वो टेंजिबल प्रॉपर्टी के मीनिंग में यूज़ आने वाला है। अब देखिए द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज़ आर वेरी पॉपुलर। यहाँ पे 3 तरह की जो रॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनिंग रॉयल्टी, जिसे हम कह सकते हैं खनन अधिकार शुल्क। ठीक है, सेकंड है पेटेंट रॉयल्टी, जिसे हम पेटेंट अधिकार शुल्क कह सकते हैं, और थर्ड है कॉपीराइट रॉयल्टी, जो कि कॉपीराइट रॉयल्टी है। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो रॉयल्टी है वो यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलर है, ज़्यादातर यूज़ आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स की, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे जो हमें यूज़ आने वाली है इस रॉयल्टी वाले पूरे चैप्टर के अंदर, तो वो देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं एक्चुअल रॉयल्टी, जिसे हम कहते हैं वास्तविक अधिकार शुल्क। देखिए अब ये वो अमाउंट होती है जो वास्तव में रॉयल्टी की अमाउंट होती है। ठीक है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हम कैलकुलेट करते हैं, और रॉयल्टी की जो रेट होती है उसके बेस पे। ठीक है, तो देखिए दिस इज द अमाउंट विच इज़ द प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स। मतलब जितना हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, जितनी हम सेल्स करेंगे और हमारे रॉयल्टी की जो रेट होगी उसके बेस पे हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी एक्चुअल रॉयल्टी, जो कि आप कैलकुलेट करोगे आपके प्रोडक्शन के बेस पे, सेल्स के बेस पे। ठीक है, और रेट आपको रॉयल्टी की दे रखी होगी क्वेश्चन में। अब बात करते हैं सेकंड है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम किराया। तो देखिए दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेंट विच द लीजी इज रिक्वायर्ड टू पे टू लीजर वेदर ही हैज़ डिराइव्ड एनी बेनिफिट और नॉट आउट ऑफ द राइट और प्रॉपर्टी रेंटेड आउट टू हिम बाय लीजर। देखिए ये मिनिमम रेंट जो होती है वो अमाउंट होती है जो लीजी होता है ना, उसको पेड करनी ही पड़ती है। जैसे सपोजिवली जैसे स्टार्टिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और किसी ने किसी की कोई चीज़ यूज़ करने के लिए ली है, तो स्टार्टिंग में जब वो उसको यूज़ करेगा तो उसको कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी सेल्स नहीं होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको रॉयल्टी पेड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए रॉयल्टी का पेमेंट ही ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो उसको कोई भी रॉयल्टी की अमाउंट पेड नहीं करेगा। तो क्या होगा कि ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लीजी और लीजर करके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन नहीं भी हुआ तो भी आपको मिनिमम इतना रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो मिनिमम रेंट की अमाउंट होती है वो अमाउंट होती है जो लीजी को किसी भी कंडीशन में, चाहे उसको वो प्रॉपर्टी यूज़ करने से बेनिफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उसको प्रोडक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उसको उस लीजर को देनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये वो मिनिमम रेंट होती है जो कि किसी भी कंडीशन में उसको पेड करनी पड़ती है। अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग की। शॉर्ट वर्किंग देखिए क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग को हिंदी में बोलते हैं लघु कार्य राशि। ठीक है, लघु कार्य राशि ये क्या होता है, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। देखिए आपकी जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो अगर कम रह जाती है किससे, मिनिमम रेंट से। अब देखिए होगा क्या, आपके पास प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से आप रॉयल्टी कैलकुलेट करोगे, तो वो जो रॉयल्टी कैलकुलेट करोगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी कहेंगे, वास्तविक अधिकार शुल्क कहेंगे। और न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट तो आपने सेट कर ही रखा होता है। तो अगर आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से क्या होती है, कम रहती है, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वर्किंग वाली कंडीशन है जब हमारी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए मिनिमम रेंट ज़्यादा है, माइनस करना है हमको एक्चुअल रॉयल्टी, तो हमारा क्या जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेस वर्किंग की। तो एक्सेस वर्किंग क्या होता है, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट। जब भी आपकी एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट जो होगी, जो आप प्रोडक्शन के बेस पे निकालोगे, ठीक है, वो अगर आपकी मिनिमम रेंट से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब आपकी क्या हुई है, एक्सेस वर्किंग हुई है। ठीक है, तो देखिए एक्सेस वर्किंग जो होगी
देन द एक्सेस अमाउंट इज़ कॉल्ड एक्सेस वर्किंग। जब आपका मिनिमम रेंट क्या हो, एक्चुअल रॉयल्टी से कम हो, मतलब आपकी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होगी और मिनिमम रेंट कम होगा, तो जो मिनिमम रेंट कम होगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो एक्सेस काम किया आपने, एक्सेस वर्किंग की है, वो आपके एक्सेस वर्किंग कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रॉयल्टी रिजर्व। तो रॉयल्टी रिजर्व क्या होता है, ये जो शॉर्ट वर्किंग वर्ड होता है ना, शॉर्ट वर्किंग, जो अभी अभी हमने देखा कि आपका जो मिनिमम रेंट है वो ज़्यादा है और आपकी एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो इसका मतलब आपके शॉर्ट वर्किंग हुई है। तो शॉर्ट वर्किंग वर्ड जो है वो यूज़ होता है किसकी बुक में, लीजी की बुक में। जो पट्टेदार होता है ना, जिसने किराए पे लिया है कोई चीज़, किराएदार कह सकते हैं जिसे हम, तो किराएदार की बुक्स में, अकाउंट्स में अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, तो शॉर्ट वर्किंग यूज़ करते हैं। और वही शॉर्ट वर्किंग जो है वो अगर हम लेजर की बुक में यूज़ करें तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रॉयल्टी रिजर्व कहेंगे, जिसे हिंदी में अधिकार शुल्क संचय कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो शॉर्ट वर्किंग है किराएदार के लिए, लीजी के लिए, वही लीजर के लिए क्या होगा, रॉयल्टी रिजर्व होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैटर। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है कि देखिए, अब जैसे शॉर्ट वर्किंग हो गई, शॉर्ट वर्किंग कैसे होती है, जब आपका प्रोडक्शन कम होता है और आपकी रॉयल्टी की अमाउंट कम होती है और मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट वर्किंग हो गई। और जब आपको शॉर्ट वर्किंग होती है किसी किराएदार को, तो उनका जो ये लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट में उनका आपस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वो लोग पहले से ही कि अगर आपको किसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग होती है तो आपको इतने इतने ईयर्स में उसको कवर करने का राइट दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या मैटर होता है कि जैसे अगर पहले से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग होती है, तो आप आगे आने वाले 3 सालों में या आगे आने वाले 2 सालों में उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का जो राइट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट वर्किंग हो गई और हमने लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट का पेमेंट कर दिया, लेकिन अब लैंडलॉर्ड मानेगा थोड़ी, लैंडलॉर्ड ने उसने कंडीशन डाल दी कॉन्ट्रैक्ट में। क्या कंडीशन डाली कि आपकी शॉर्ट वर्किंग होगी ना, तो जिस ईयर में होगी उसके 3 ईयर तक आप उसको कवर करोगे, मतलब आपको उसको कवर करना है, शॉर्ट वर्किंग को आपको क्या करना है, मुझे पेमेंट करना है। तो एक तरीके से उसको राइट प्रोवाइड कर दिया कि चलो इस साल में तो आप मिनिमम रेंट का पेमेंट कर दो, आगे आने वाले 2 या 3 सालों में शॉर्ट वर्किंग को कवर कर देना। ठीक है, तो जितनी शॉर्ट वर्किंग होगी उस शॉर्ट वर्किंग को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। द राइट ऑफ गेटिंग बैक द एक्सेस अमाउंट मेड इन द अर्लियर ईयर इज कॉल्ड राइट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो देखिए जो भी शॉर्ट वर्किंग उसको होती है, किराएदार को, लीजर को जो भी लीजी को जो भी शॉर्ट वर्किंग होती है, उसको वापस रिकवर करने का जो राइट होता है उसको हम रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जब भी रॉयल्टी का अकाउंट करोगे ना, रॉयल्टी की अकाउंटिंग करोगे, तो आपको एक एनालिटिकल टेबल बनानी होगी। ठीक है, और ये एनालिटिकल टेबल किस लिए बनानी होती है, ये आपको शो करती है कि आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को। ठीक है, और ये टेबल बनाने के बाद आपको जनरल एंट्रीज करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास हर चीज़ आपके पास इस टेबल में आ जाती है। तो देखिए ये टेबल जो बनती है ना, ये 12 कॉलम की बनती है, इसमें 12 आपको कॉलम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉलम नंबर फर्स्ट की बात करें हम, तो कॉलम नंबर फर्स्ट इसका क्या रहता है, ईयर का। आपने जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कितने ईयर के लिए किया है, तो उस ईयर के हिसाब से यहाँ पे सारे ईयर लिखोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रोडक्शन की, और ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन भी होंगे कि कितने ईयर का आपको डेटा दे रखा है। फिर आप लिखोगे प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन आप लिखोगे, जो भी यूनिट में आपका प्रोडक्शन है वो लिखोगे। फिर कॉलम नंबर 3 में लिखोगे रॉयल्टी की रेट। रॉयल्टी की जो रेट रहती है, रेट ऐसे रहती है ना, 2 रुपीज़ पर टन या 1 रुपीज़ पर टन, या जो भी उसकी रेट रहती है रॉयल्टी की रेट, वो हम रॉयल्टी की रेट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कैसे निकालोगे, आपकी जो कॉलम नंबर 2 है, मतलब जो प्रोडक्शन है और जो रॉयल्टी की रेट है उसको मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, अब आपको बोल दिया 2 रुपीज़ पर टन, और सपोजिवली आपके पास 2000 टन का प्रोडक्शन है, तो 2000 इंटू 2 करोगे। ठीक है, आपका प्रोडक्शन कितना है, 2000 टन का है, और रॉयल्टी की रेट कितनी है, 2 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे, 2000 इंटू 2 रुपीज़, तो आपके कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज़ क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, तो ये कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 3, मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से ये अमाउंट आपके आएगी। फिर बात करते हैं मिनिमम रेंट की। मिनिमम रेंट की जो अमाउंट होती है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पहले से ही डिटरमाइन की हुई अमाउंट होती है, या पहले से ही डिसाइडेड अमाउंट होती है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, मिनिमम रेंट। फिर बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कैसे आती है, आपकी जो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है, इनका कंपैरिजन करना है।
ठीक है। अगर आपकी रॉयल्टी की अमाउंट कम रहती है मिनिमम रेंट से तो आपकी क्या हो जाती है, शॉर्ट वर्किंग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम नंबर 5 माइनस कॉलम नंबर 4, मतलब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा रहता है और रॉयल्टी की अमाउंट कम रहती है, ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग होती है। तो हम ऐसे जनरली ये भी कह सकते हैं कि हमारी रॉयल्टी की अमाउंट कम रहेगी, किससे, मिनिमम रेंट से, तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, ठीक है। और अगर हमारे रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा रहती है मिनिमम रेंट से तो हमारे क्या आएगी, एक्सेस वर्किंग आएगी, इसलिए हमने 4 - 5 लिखा है, ठीक है। तो ये एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, कॉलम नंबर 8 की बात करते हैं। कॉलम नंबर 8 में देखिए क्या करना है हमें, कॉलम नंबर 8 में करना है शॉर्ट वर्किंग रिकूप, ठीक है। जो भी शॉर्ट वर्किंग आप रिकवर करोगे, जो रिकवर करने का टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में जो भी शॉर्ट वर्किंग आप रिकवर करोगे वो सब यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर बाद में लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड, जो भी शॉर्ट वर्किंग आपके लैप्स हो जाएगी, जैसे टाइम पीरियड दिया है आपको कि शॉर्ट वर्किंग आपको 3 ईयर्स में कवर करनी है या 2 ईयर्स में कवर करनी है, और सपोजिवली कोई शॉर्ट वर्किंग आपके 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में कवर नहीं हो पाती है, ठीक है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया कि हम कवर नहीं कर पाए उसको, तो वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, तो वो अनरिक्यूप्ड हो जाएगी, तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, तो आपके जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस बचेगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो कैसे आएगा पता है, उसके लिए आपको कॉलम नंबर 6 की अमाउंट को जोड़ना है। जैसे ये कॉलम नंबर 6 है शॉर्ट वर्किंग, इसको आपको ऐड करते जाना है, ठीक है, ऐड करते जाना है, और कॉलम नंबर 8 और 9 को उसमें से माइनस करते जाना है। देखो मैंने लिखा है कॉलम नंबर 6 की अमाउंट को जोड़ना है और 8 और 9 की अमाउंट को उसमें से माइनस करते जाना है, तो आपके बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो भी आप अमाउंट पेड करोगे लैंडलॉर्ड को, कॉलम नंबर 4 या 5 में से जो ज़्यादा होगी, कॉलम नंबर 4 अमाउंट ऑफ रॉयल्टी का पेमेंट करोगे या मिनिमम रेंट का पेमेंट करोगे, तो दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगी उसका आपको पेमेंट करना है, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू P&L, और जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र करोगे P&L में रॉयल्टी की वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये कॉलम नंबर 4 की जो अमाउंट होती है उसको एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो होती है ना, कॉलम नंबर 4 की अमाउंट, उसको आपको कॉलम नंबर 12 में एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपकी एनालिटिकल टेबल है रॉयल्टी के लिए, तो ये हमें बनानी पड़ेगी। इसको बनाने के बाद हम इजीली इसकी एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसका डिस्कशन हमने किया है, बाकी जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।